92 percentile in first attempt and then jump to 99.1 percentile in just 2 months. सो आज मैं ऐसे 5 रीजंस के बारे में डिस्कशन करने वाली हूँ जिनका मेरे अकॉर्डिंग मेरी जेई प्रिपरेशन में सबसे बड़ा रोल रहा है इस ट्रांजिशन को लाने के लिए, इस जंप को लाने के लिए. अब अगर उन 5 रीजंस की आप समरी एक सेंटेंस में चाह रहे होंगे, सो दैट इज़ कि जैसे ही मेरा जेई मेन का जनवरी अटेम्प्ट ख़त्म हुआ था, रैप हुआ था, देन उसके बाद मेरा आउटलायर्स में सिलेक्शन हो गया था. उस टाइम पर फर्स्ट बैच था आउटलायर्स का, तो मोहित सर लीड कर रहे होते थे. तो मेरा उस टाइम पर इस बैच में सिलेक्शन हो गया था. अब ऐसे तो इन जनरल मैं किसी भी एक दिन को या एक इवेंट को लाइफ चेंजिंग नहीं मानती हूँ. मुझे नहीं लगता है कि किसी भी एक दिन पे आपकी लाइफ अचानक से चेंज हो जाती है. बट आउटलायर्स में सेलेक्ट होना, ये मुझे इकलौता ऐसा डिसीजन या ऐसा इवेंट लगता है जिसे मैं बोल सकती हूँ कि इसके बाद से मेरी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई. ठीक है, तो अभी आगे जितने भी हम 5 रीजंस डिस्कस करने वाले हैं ना, उसमें आप बार बार वो रियलाइज़ कर रहे होंगे कि आउटलायर्स का सबसे बड़ा रोल एक्चुअली में रहा है इस जंप को, इस ट्रांजिशन को पॉसिबल कराने में. ठीक है, तो अभी हम उन 5 रीजन से स्टार्ट करते हैं. बिकॉज इवन इफ आप आउटलायर्स में सेलेक्टेड नहीं है, ऑल्दो हम अभी सिलेक्शन प्रोसेस कर रहे होंगे, हम ये ट्रांजिशन में हम साथ चलने वाले होंगे, बट इवन दो आप नहीं हैं, आप अगर इन 5 पॉइंट्स पर एकदम खुद से फोकस होकर के, खुद से एनालिसिस करके काम करने के लिए रेडी हैं, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है अपने ये वाला जंप पॉसिबल कराने के लिए, अपना जो आपका बेस्ट जंप हो सकता है उसको पॉसिबल कराने के लिए. ठीक है, तो अभी हम उन 5 पॉइंट से स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट इज़ कि हम जैसे ही अपना जेई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट का अपना एग्ज़ाम दे करके बाहर निकल रहे होते हैं, तो जो एक कॉमन फीलिंग होती है वो ये होती है कि हमें ये लग रहा होता है कि हम अपना बेस्ट दे करके नहीं आ पाए. अब वो किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है, आपका रीज़न अलग हो सकता है, मेरा खुद का रीज़न अलग हो सकता है, बट जो एक हम कॉमन पेज पर होते हैं वो ये होता है कि जो हम सबसे अपना बेस्ट वर्जन रह सकते थे वो हम नहीं रह पाए. ठीक है, एंड एक रीज़न जो मेरे केस में वो चीज़ रही थी, एंड अभी मैं देख रही हूँ कि आउटलायर्स के केस में भी वो चीज़ बार बार दिखती है, हर साल दिखती है, दैट इज़ कि पेपर से आने के बाद ये रियलाइज़ होता है कि हम और ज़्यादा मॉक्स दे सकते हैं या हमें और ज़्यादा मॉक्स देने चाहिए. एंड पर्सनली मेरे लिए ये चीज़ ज़्यादा एप्लीकेबल थी क्योंकि मैंने अपने जनवरी अटेम्प्ट तक एक भी मॉक दिया ही नहीं था. सो मैंने बिना मॉक दिए बस अपनी प्रिपरेशन के दम पर मैं डायरेक्टली एग्ज़ाम पे चली गई थी एंड मेरे 92 परसेंटाइल आ गए थे. बट एग्ज़ाम के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ था, एंड वो ऑब्वियसली आउटलायर्स में डिस्कशन के थ्रू मुझे रियलाइज़ हुआ था कि एक्चुअली में मुझे मॉक स्किल्स पर काम करना ही पड़ेगा. वो कहीं ना कहीं नॉन नेगोशिएबल वाला पार्ट हो जाता है, उसमें आपका सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन आ रहा होता है. जैसे याद है पेपर में अभी रियलाइज़ कर रहे होगे ना कि लास्ट में काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस रह गए थे जो कि आप सॉल्व कर सकते थे, बट वो नहीं कर पाए क्योंकि एंड तक उतना टाइम ही नहीं बचा. सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन भी आ गया, इसमें टाइम मैनेजमेंट वाला इशू भी आ गया. तो ये सारी की सारी मॉक स्किल्स, कंपोजर, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी वर्सेस स्पीड, कि आप वो चीज़ों को साथ में चला पा रहे हैं नहीं, ये सारी की सारी स्किल्स सीखनी होती हैं फॉर जेई मेन सेकेंड अटेम्प्ट, क्योंकि डेफिनेटली कंपटीशन बढ़ रहा होता है, इसमें कोई भी ऐसे दो राय नहीं है. बट ऐसा भी नहीं है कि हम अपना बेस्ट नहीं दे सकते हैं, हम इम्प्रूव नहीं कर सकते, हम अपनी परसेंटाइल अच्छी नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं होता है. ठीक है, सो हमें अपनी मॉक स्किल्स पर भी काम होता है, करना होता है. एंड सेम अप्लाइज फॉर जेई एडवांस्ड, क्योंकि वो दिन आपके 10 घंटे, आपका 11 घंटे, आपका 12 घंटे टेस्ट ले रहा होता है. सो उस दिन मॉक स्किल्स का एक और बड़ा रोल हो जाता है. ठीक है, सो पहला रीज़न जो मुझे लगता है दैट इज़ कि मैंने मॉक्स देने स्टार्ट कर दिए थे, एंड मॉक्स देने के बाद मैंने एनालिसिस करना स्टार्ट कर दिया था. मैंने एनालिसिस करना सीखा था फ्रॉम ज़ीरो कि एक्चुअली में कैसे करते हैं. ठीक है, सेकेंड रीज़न जो मुझे लगता है दैट वॉज कि मेरा नॉन अकेडमिक पार्ट. इससे पहले तक जो भी मैंने तैयारी की थी, जो भी मैंने प्रिपरेशन की थी, मैं अपनी टर्म्स पे करती थी, अपने टर्म्स पे एज इन फ्लेक्सिबल होकर के, कि जब दिन में जब भी मुझे टाइम मिल रहा होता था, पूरे दिन में मेरी एनर्जी अगर रात के टाइम पर पीक कर रही है तो मैं उस टाइम पर अपना बेस्ट दे रही हूँ. मेरी एनर्जी अगर दिन के टाइम पर पीक कर रही है, दिन के टाइम पर मेरी कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो मैं जिस टाइम पर मुझे जैसे टाइम मिल रहा होता था मैं फुल ऐसे काम जोन में लग रही होती थी. बट जे मेन 1 के बाद मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की थी कि पूरा दिन काम करने की बजाय कि मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ इस टाइम पर, मैं इस टाइम पर बेस्ट दे रही हूँ, तो कहीं ना कहीं वो हो रहा है ना कि मैं पूरा दिन ही कभी ना कभी पढ़ रही हूँ. तो पूरा दिन पढ़ने की बजाय अगर मैं अपना स्लॉट फिक्स कर दूँ कि नहीं, मुझे 9 से 12 में पढ़ना है और ये चीज़ें करनी है, एंड ये मेरा टारगेट है. जैसे आप गोल देखते हैं ना कि जेई में सेलेक्ट होना है, तो आप उसके लिए कुछ भी कर रहे होते हैं. वो गोल मैंने मिनी गोल में डिवाइड कर दिया कि मेरा हर दिन 9 से 12 वाला जो स्लॉट है, जो 3 से 6 वाला स्लॉट है, इसमें मुझे पढ़ाई करनी है, एंड इसमें मेरे ये टारगेट्स मुझे कंप्लीट करने हैं. तो अब उसके लिए मैं एडी चौटी का जोर लगा देती थी कि मुझे ये करना है, ये मेरा गोल है, अगर ये कंप्लीट नहीं होगा तो मैं अपने बड़े गोल के बारे में अच्छे से नहीं सोच सकती हूँ.
राइट। सो आपको टेक्निकली बहुत इक्वेशनली वो चीज़ें सेट करनी होगी कि आप अपनी डेली रूटीन में वो चीज़ें इंक्लूड कर रहे हैं, आप अपनी स्लीप सही कर रहे हैं। जैसे मेरे लिए वो एक पुश हो गया था क्योंकि दोस्त उस टाइम पर लीड कर रहे होते थे, तो क्योंकि उनके साथ में और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती थी, तो वो मॉर्निंग में 7-8 बजे बैठ करके मीटिंग कर रहे होते थे, आउटलायर्स डिस्कशन मीटिंग कर रहे होते थे, जैसे हम ओडियम बोलते हैं, ठीक है। सो वो एक रीज़न मैंने खुद के लिए बना लिया था कि मैं सुबह उठ करके वो मीटिंग अटेंड कर रही हूँ एंड देन उसके बाद मैं अपना दिन स्टार्ट कर ले रही हूँ, मैं अपनी पढ़ाई कर ले रही हूँ। सो फोकस्ड पढ़ाई इंस्टेड ऑफ कि मैं पूरे दिन डिस्ट्रैक्टेड पढ़ाई करूँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए, पहला मॉक स्किल्स वाला एंड दूसरा रूटीन वाला, कि फिक्स में काम करते हैं ना, हम पूरा दिन क्यों वेस्ट कर रहे हैं उस चीज़ को लेकर के। एंड थर्ड पॉइंट इज़ कि वो सेकेंड पॉइंट से रिलेट हो रहा है कि इक्वेशनल होना होता है। उस टाइम पर ना दोस्त की एक बहुत फिक्स्ड लाइन होती थी जो कि ऑलमोस्ट हम हर मीटिंग में सुन रहे होते थे, कि जो भी अपने इस टाइम पर डिसीजंस ले रहे हो ना, वो इक्वेशनल होकर के लो, इमोशनल होकर के नहीं लो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ जिस पर भी हमें काम करना है, या जैसे अभी जनवरी अटेम्प्ट हुआ है, तो आपने अपनी आंसर की देखी, आपने अपने रिजल्ट देखे, तो हम कभी भी अपने उस पेपर को एनालिसिस करते ही नहीं है कि हमने उस दिन पर क्या क्या गलतियाँ की थी, या उस टाइम पर हम क्या चीज़ें बेटर कर सकते थे, क्योंकि है तो वो भी एक मॉक ही, पर वो एक स्पेशल तरीके का मॉक है जिस दिन वो सारा प्रेशर था जो कि बाकी मॉक्स में कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो आप अपने कंफर्ट स्पेस से दे रहे होते हैं, राइट। सो एक चीज़ कि वो मॉक टेस्ट एनालिसिस करना है, हमें ये लग रहा है कि जेई है, साथ में बोर्ड्स हैं, साथ में प्रैक्टिकल्स हैं, उधर से बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी है, एज एन जेई मेन की तैयारी करें या जेई एडवांस की तैयारी करें, तो इन सब में एक्चुअली में इमोशनली नहीं चलना होता है कि हम बहुत ज़्यादा खुद को सेल्फ डाउट में डाल दे रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा खुद को कंफ्यूज कर रहे हैं। एक जो होती थी लाइन कि चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हैं ही नहीं जितना हम खुद से उसको बना लेते हैं। तो अगर आप पेपर पेन ले करके अपने जो भी आपके माइंड में डिसीजंस आ रहे हैं कि ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, जो भी चॉइसेस हैं, अगर आप बैठ करके उनके प्रोज और कॉन्स देख लेंगे, आपको सामने से दिखने लग जाएगा कि इस डिसीजन के साथ चलने में ज़्यादा फ़ायदा है, या इस डिसीजन के साथ चलने में अभी के लिए नुकसान है बट लॉन्ग टर्म में फ़ायदा है। तो उस तरीके से समझदारी के साथ इक्वेशनली कि मैथ, क्योंकि हम मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट हैं ना, तो हम ऐसे थॉट्स में कि मेरे माइंड में ये आ रहा था तो ये कर लेते हैं, नहीं, हम बैठ करके इक्वेशंस बना रहे हैं कि फ़ायदा ये है, नुकसान ये है, क्या चीज़ हम बेटर झेल सकते हैं, ठीक है। तो इक्वेशनली चलना है, इमोशनली खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। बट इस टाइम पर सबसे मुश्किल एक्चुअली में यही पार्ट हो रहा होता है, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट के बेसिस पर हम इस तरीके से ट्रेन हो चुके होते हैं कि हम इक्वेशनली बहुत कम सोचते हैं, हम खुद को बहुत ज़्यादा अननेसेसरी रीजंस की वजह से परेशान कर रहे होते हैं, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स अभी तक हमने डिस्कस किए। चौथा पॉइंट इज़ कि जब भी आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो उसमें पेपर पेन का सहारा लेना इज़ द बेस्ट वे कि आप खुद को ऑर्गेनाइज्ड रख पाएँ। जैसे मैंने इससे पहले तक कोई मॉक नहीं दिया था, इससे पहले तक मैंने कोई भी अपनी प्रिपरेशन कैसे ऑर्गेनाइज्ड शेप देने की कभी कोशिश नहीं की थी। मेरे माइंड में आता था आज मुझे ये पढ़ना है, तो मैं आज वो पढ़ने लग जाती थी। मुझे लगता था कि ओके अगले मंथ में या अगले वीक में मेरे स्कूल में टेस्ट है, मुझे वो देने जाना है, तो मुझे वो कंप्लीट करना चाहिए सिलेबस, तो मैं उस डायरेक्शन में काम लग जाती थी। मैंने चीज़ों को प्लान ही नहीं किया। एक्चुअली में वही गलती थी कि अगर मैं पहले दिन ही बैठ करके अपना सिलेबस का एनालिसिस कर लेती ड्रॉप ईयर में कि अभी तक 12th तक मैंने ये चीज़ें कंप्लीट कर ली और वो इस लेवल पर हैं और मुझे यहाँ पहुँचना है, मेरा आइडियल सिलेबस या मेरा आइडियल गोल ये है कि मेरा ये सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, मेरे ये PYQ सॉल्व होने चाहिए, या मुझे अगर ये मटेरियल लगाना है तो मेरा इस लेवल तक ये मटेरियल हो जाना चाहिए। अगर मैं ये चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लेती और फिर मैं इसको माइक्रो गोल्स में डिवाइड कर लेती, तो डेफिनेटली मैं काफ़ी हेल्प्ड फील कर रही होती, या काफ़ी माइंड में क्लटर फ्री फील कर रही होती कि मेरे लिए चीज़ें डिफाइंड हैं, मुझे बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ रहा है, ठीक है। क्योंकि इन दी एंड अगर आप इस तरीके से रैंडम चल रहे होते हैं तो लास्ट में क्या होता है कि ना तो आपका कभी कॉन्फिडेंस बन पाता है कि मेरी तैयारी अच्छे से हुई है, और ना ही कभी आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से एनालाइज कर पाते हो कि मैं एक्चुअली में स्टैंड कहाँ पर कर रही हूँ। एंड जब मुझे यही नहीं पता है तो फिर मैं अपने पेपर में अपना बेस्ट वर्जन कैसे बन पाऊँगी, राइट। तो एक तो ये चीज़ हो गई। पांचवी जो मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है जो इन चारों पॉइंट्स को साथ में लेकर के चलती है, दैट वाज कि मैं रिजल्ट से कहीं ना कहीं डिटैच हो गई थी या होने लग गई थी। रिजल्ट से डिटैच होने का मतलब है कि मैं परेशान नहीं हो रही थी कि अगर जब मैं कोई चीज़ चाह रही थी ना कि मेरा ये हो जाना चाहिए, या मेरे इतने मार्क्स आने चाहिए मॉक टेस्ट के अंदर, या फिर कि मेरी इस लेवल की प्रिपरेशन होनी चाहिए, मुझे इतना कॉन्फिडेंट फील होना चाहिए, या मेरी इतनी सिटिंग होनी चाहिए। जब ये सब चीज़ें नहीं हो रही थी तब भी मैं परेशान नहीं हो रही थी, मैं बस ये देख रही थी कि क्यों नहीं हो रही है, एंड मैं नेक्स्ट टाइम वो रीजंस एलिमिनेट कर दे रही थी। मेरे लिए
जस्ट ये एक गेम बन चुकी थी जिसमें कि मैं बार बार वो गेम खेलते खेलते अगर मैं बार बार हार जा रही थी तो मैं बस देख रही थी कि किस रीज़न की वजह से मैं हारी हूँ, एंड नेक्स्ट ट्राई में मैं उस पर काम कर ले रही थी। सो जब मैं इसको जस्ट इसी पर्सपेक्टिव से देखने लग गई थी ना कि क्या चीज़ सही करनी है, व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप जिस पर काम करना है, तो वो चीज़ मेरे लिए इतनी सिंप्लीफाइड हो गई थी कि ना तो मैं इमोशनली परेशान हो रही थी, मुझे इक्वेशंस में दिख रहा था कि अगर ये कर लेंगे तो सॉर्ट हो जाएगा, ये कर लेंगे तो प्रोग्रेस हो जाएगी। एंड एक्चुअली में आप इन दी एंड मेरे रिजल्ट्स में भी देखेंगे, मेरे आउटकम्स में भी देखेंगे, तो क्योंकि मेरा इंटेंट सही था, क्योंकि मेरी डायरेक्शन सही थी, क्योंकि मैं हार्डवर्क करने के लिए विलिंग थी, वो सारी चीज़ें एकदम साथ में अलाइन होकर के मेरे रिजल्ट में भी दिखे। राइट, मेरा 92 परसेंटाइल से 99.1 परसेंटाइल है। हालांकि मैं इस पर बहुत ज़्यादा बातें नहीं कर रही होती हूँ, बट ये जंप पॉसिबल है क्योंकि हम काफ़ी बार जिनका थोड़ा से कट ऑफ के अराउंड वाला स्कोर होता है ना, या कट ऑफ से नीचे वाला स्कोर होता है, हम कभी भी कॉन्फिडेंट फील ही नहीं कर पा रहे होते कि एक्चुअली में हम ये जंप कर सकते हैं। हम 98 टू 99 परसेंटाइल वाला जो एक क्लब होता है, हम उसमें पहुंच सकते हैं। एंड एक्चुअली में भी यही हुआ था कि जैसे मेरा रिजल्ट आया था, मैंने मोहित सर को भी यही सेम टेक्स्ट भेजा था कि अगर जनवरी वाला वर्जन मेरा ये वर्जन देखेगा, दैट वुड बी सो प्राउड ऑफ मी, क्योंकि उस वर्जन को सिर्फ ये सोच रहा था कि 98-99 परसेंटाइल वाले क्लब में कैसे एंटर किया जा सकता है या कैसे वहाँ तक पहुँचा जा सकता है, क्योंकि वहाँ जाकर के एक कॉन्फिडेंस डेफिनेटली होता है कि हम जेई एडवांस्ड क्रैक कर सकते हैं या हम जेई एडवांस्ड के लिए पुश कर सकते हैं खुद को। तो जब वो चीज़ें होने लग जाती है ना, आप अपने अराउंड अपने एनवायरनमेंट में कुछ चीज़ें ऐसे सेट कर लेते हैं, अपने लिए कुछ रूल्स ऐसे सेट कर लेते हैं कि हम इनको फॉलो करेंगे एंड चीज़ें सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, खुद को परेशान नहीं करेंगे, एंड एक्चुअली में इक्वेशनली चीज़ों के साथ चल रहे होंगे, तो जो पूरी जर्नी हो जाती है वो कहीं ना कहीं स्मूथ हो जाती है। ये वही 5 स्टेप्स हैं जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस में अपनी जेई प्रिपरेशन में वो चीज़ें ठीक की थी। एंड पिछले 4 सालों से आउटलायर्स के साथ भी मुझे लग रहा है कि हर जो इंसान जेई मेन 1 से जेई मेन 2 में इतना बड़ा जंप एक्सपेक्ट कर रहा होता है ना, या इतना बड़ा जंप लाने के लिए विलिंग होता है, एक्चुअली में वो भी इन्हीं पॉइंट्स पर ही घूम फिर के काम कर रहे होते हैं। सो ये पॉइंट सुनने में आपको मे भी लग सकता है कि किस तरीके के पॉइंट्स है, या ये तो बोलना आसान है और एक्शंस में एप्लीकेबल नहीं है, बट एक्चुअली में ऐसा है नहीं, क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद करके देखी है, मेरे लिए एप्लीकेबल है, एंड मैंने हज़ारों स्टूडेंट्स की लाइफ में ये चीज़ का इम्पैक्ट आते हुए देखा है। सो डेफिनेटली आप भी कर सकते हैं।